चलो देखो, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डिस्चार्जिंग करंट के बारे में। ठीक है, करंट डिस्चार्ज कैसे होती है और उसकी इक्वेशन हमारी क्या आई थी। उसकी इक्वेशन आई थी कि V बराबर E माइनस आई स्मॉल आर, ये इक्वेशन आई थी डिस्चार्जिंग कंडीशन के अंदर करंट की। ठीक है, तो इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, लगातार जो बैटरी का वोल्टेज है उसको लगातार कम कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बैटरी के वोल्टेज से घट रहा है ना। तो रेजिस्टेंस का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है, बैटरी का वोल्टेज लगातार वैसे वैसे घट रहा है। तो बैटरी का वोल्टेज घटेगा तभी तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, वरना बैटरी डिस्चार्ज कैसे होगी। वोल्टेज आप घटाओगे, वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस से, वो जो वोल्टेज क्रिएट, जितना वोल्टेज रेजिस्टेंस को चाहिए वो बैटरी से लेता जा रहा है, जिसके कारण बैटरी का वोल्टेज क्या हो रहा है, धीरे धीरे घटता जा रहा है। और ये क्या है, इसका टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब अपन बात करते हैं चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग कंडीशन की, जब बैटरी को क्या कर रहे हो आप, आवेशित कर रहे हो, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। आवेशित कंडीशन की बात कर रहे हैं, चार्जिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं। देखिए इसका सर्किट किस तरह का होगा, सेम वही सर्किट है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, बैटरी लगा देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा, आंतरिक प्रतिरोध, इसको स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। बैटरी है, बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये ई क्या है, ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक वोल्ट मीटर, क्योंकि हमें वोल्ट मापना है, बैटरी का जो वोल्ट है उस वोल्ट को मापना है। ये पूरी बैटरी हो गई, ये पूरी बैटरी है, ये क्या है, सेल बोल सकते हो या फिर बैटरी बोल सकते हो। तो इसका हमें क्या मापना है, वोल्ट मापना है। तो इसके लिए हम क्या, किसका उपयोग करेंगे, वोल्ट मीटर का उपयोग करेंगे। वोल्ट मीटर का आपको पता है, मैंने आपको बताया था कल कि बैटरी है, बैटरी को जब आप किसी उपकरण से जोड़ते हो, अगर आप बैटरी को बैटरी से जोड़ते हो तो उसकी अलग अलग कंडीशंस है। लेकिन अगर आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि अगर बैटरी को आप किसी भी उपकरण से जोड़ते हो, ठीक है, तो उस उपकरण से जोड़ने के लिए बैटरी का जो पॉजिटिव है उस उपकरण के पॉजिटिव से जुड़ेगा, और बैटरी का नेगेटिव उस उपकरण के नेगेटिव से जुड़ेगा। तो ये नेगेटिव को मैं यहाँ से नेगेटिव से जोड़ता हूँ। ये जो कंडीशन है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना, ये रेजिस्टेंस के केस में काम नहीं आती। और दूसरी चीज, बैटरी को जब आप बैटरी से जोड़ते हो तो उस केस में ये चीज काम नहीं आती। दो केसों में ये चीज काम नहीं आती है, एक तो रेजिस्टेंस के केस में, और दूसरा कौन सा है, बैटरी को आप बैटरी से जोड़ते हो उस चीज में। ठीक है, ये सिर्फ है कि बैटरी के साथ में किसी उपकरण को जोड़ दिया, जैसे वोल्ट मीटर को जोड़ दिया, ठीक है, अमीटर को जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, या फिर किसी और डिवाइस को जोड़ दिया, बल्ब को जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ना होगा। यहाँ पर एक पॉइंट आ गया ए, ये पॉइंट मैंने मान लिया बी। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, कुल मिला के आवेशित कंडीशन की बात कर रहा हूँ। अगर आवेशित कंडीशन में होगा तो क्या होगा, हम डिस्चार्ज कंडीशन के अंदर क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से निकलता था, निकल कर वापस पॉजिटिव की तरफ आता था, निकल के घूम के पूरा ये पॉजिटिव की तरफ आता था। और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गमन करता है, धारा उसकी विपरीत दिशा में गमन करती थी। तो धारा इस दिशा में गमन करती थी, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गमन करती थी धारा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ धारा, विद्युत धारा है वो गमन करती थी। लेकिन अगर अपन इस यहाँ पर बात करें आवेशित कंडीशन की, जब बैटरी को आप आवेश देके वापस उसको चार्ज कर रहे हो, बैटरी यहाँ पर डिस्चार्ज है, इसको आप चार्ज कर रहे हो, आवेशित कर रहे हो, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको आवेशित कंडीशन में आपको इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, और किधर दोगे आप, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आप करंट दे रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल को दे रहे हो। ठीक है, और ये नेगेटिव। तो यहाँ पर जब आवेशित कंडीशन की बात करते हैं तो धारा की दिशा क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ की होगी, क्योंकि आप आवेश हमेशा किसको देते हो, पॉजिटिव को दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से धारा की दिशा होगी। तो यहाँ पर आई आ गया, ये आई आ गया, इधर भी आई है, इस तरह से ये करंट फ्लो हो रही है, ये कंडीशन आ जाएगी। अब वापस मैंने आपको बताया था, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट से भी कर सकते हो, थोड़ा टफ पड़ता है कंसेप्ट से, पर एक बार मैं कंसेप्ट से करा देता हूँ, उसके बाद में फिर वो केवीएल लगा के भी कर देंगे अपन। देखिए कंसेप्ट की अगर अपन बात करते हैं तो कंसेप्ट से कैसे करते थे, बैटरी है, बैटरी को आप क्या दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो,
और आपको चाहिए बैटरी का वोल्टेज, बैटरी के पास में वोल्टेज नहीं है, ठीक है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा हमें, बैटरी का वोल्टेज कितना होना चाहिए, ई होना चाहिए। बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज है, बैटरी का वोल्टेज अभी प्रेजेंट में वोल्टेज कितना है, जब आपने इसको करंट नहीं दी है तब इसका वोल्टेज कितना है, 0 वोल्टेज है। इसको ई वोल्टेज चाहिए। ई वोल्टेज देने के लिए हमें इसको कितना वोल्टेज देना पड़ेगा। अच्छा, जब आप इसको वोल्टेज देना स्टार्ट करोगे तो उस टाइम बैटरी क्या करेगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। बैटरी थोड़ा सा चार्ज होती है ना, उसके बाद में करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, और करंट फ्लो करेगी तो रेजिस्टेंस फेस करेगी। रेजिस्टेंस फेस करेगी तो बैटरी के वोल्टेज में कमी भी आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी को इतना वोल्टेज देना पड़ेगा ताकि ये अपनी खुद की भरपाई भी कर दे और साथ में रेजिस्टेंस की भरपाई भी कर दे। बैटरी को हमें इतना वोल्टेज देना होगा ताकि ये खुद की भरपाई भी कर ले और साथ में रेजिस्टेंस की भरपाई भी कर ले। तो बैटरी को दिया गया वोल्टेज V कितना होगा, एक तो बैटरी को खुद की भरपाई करनी है तो E बैटरी का खुद का वोल्टेज है, प्लस रेजिस्टेंस की भरपाई भी कर दे, रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या है, IR। इतना वोल्टेज बैटरी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है, ये आती है चार्जिंग कंडीशन। अच्छा, अब इसको अगर केवीएल से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो केवीएल से कैसे समझोगे, मैं इसमें केवीएल लगाऊं तो क्या होगा। देखिए केवीएल में हमेशा आपको बताया है, पिछले लेक्चर में भी बताया था कि केवीएल में क्या करता हूँ, हमेशा करंट की डायरेक्शन में लगाता हूँ। तो करंट की डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, की बार देखिए इस तरफ घूम रही है करंट, तो मैं केवीएल लगाऊंगा यहां से लेके ये इस तरफ लगाऊंगा केवीएल, करंट की डायरेक्शन में, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो केवीएल लगा रहा हूँ बाय केवीएल, केवीएल के द्वारा हम कर रहे हैं। अगर केवीएल के द्वारा हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, देखिए केवीएल से देखिए यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर आया तो वोल्ट मीटर का नेगेटिव नहीं पॉजिटिव टर्मिनल, पहले टर्मिनल की नहीं अंतिम टर्मिनल की बात करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल है तो प्लस का V ले लेंगे, यहां से चलना स्टार्ट किया, नेगेटिव को छोड़ दिया, पॉजिटिव, लास्ट वाला टर्मिनल है उसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव तो प्लस का V ले लिया, फिर वापस इधर से चलना स्टार्ट किया, यहां पर आ गई अपने पास में बैटरी, बैटरी का फर्स्ट नहीं सेकंड, हमेशा सेकंड टर्मिनल लेंगे, फर्स्ट नहीं लेंगे अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव E आ जाएगा। फिर आगे यहाँ पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता, रेजिस्टेंस तो क्या है, रेजिस्टेंस है वो तो वायर के अंदर प्रेजेंट होगा, तो रेजिस्टेंस का कोई टर्मिनल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर आप करंट की डायरेक्शन में लेते हो तो हमेशा नेगेटिव लोगे, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि रेजिस्टेंस जब भी आप करंट की डायरेक्शन में ले रहे हो तो नेगेटिव लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे वोल्टेज की बात करी जा रही है, यहाँ पर ये भी वोल्टेज आ गया, वोल्ट मीटर का वोल्टेज आ गया, ठीक है, यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज आ गया, तो यहाँ पर अपन वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस को भी आप वोल्टेज के रूप में लिखोगे। तो रेजिस्टेंस को वोल्टेज के रूप में कैसे लिखोगे, रेजिस्टेंस देखिए V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है, तो V क्या है, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है, क्योंकि I क्या है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, और R क्या है, इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, इस R रेजिस्टेंस का वोल्टेज क्या होगा, आई आर। और मैंने आपको बताया है कि धारा की दिशा के अंदर अगर आप केवीएल लेते हो और बीच में रेजिस्टेंस आता है तो रेजिस्टेंस को नेगेटिव लोगे, तो नेगेटिव आ जाएगा, और बराबर में जीरो, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो अपन उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो अंत में जो कुल रेजिस्टेंस होगा, सॉरी कुल वोल्टेज होगा, वो कुल वोल्टेज का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, V को एक साइड में रख दिया और बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो V बराबर क्या आ जाएगा, E प्लस आई आर, V बराबर आएगा E प्लस आई आर, और ये आ गया आपके वापस ये की इक्वेशन आ गई। तो इसे आप केवीएल के थ्रू भी कर सकते हो, चार्जिंग कंडीशन आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज को समझ सकते हो। आपको अभी तो सिर्फ इतना याद रखना है कि ये इक्वेशन क्या है, ठीक है। केवीएल लगाने का तरीका आना चाहिए, ये निकली कैसे इक्वेशन ये भी आपको आनी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रटो ही, इस चीज को समझो भी, ये वास्तविकता में हुआ कैसे है, ये है ना, उसको समझने के लिए चीज की, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से हमने सेलो, जिस तरह से हमने प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन किया था ना, आज हम उसी तरह से सेलो के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन का अध्ययन करेंगे। इस सेलो को श्रेणी क्रम में किस तरह से अपन ज्वाइंट कर सकते हैं, एक सेल को श्रेणी क्रम में कैसे ज्वाइंट करेंगे और समांतर क्रम में कैसे ज्वाइंट करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। सेलो का संयोजन, सेलो का संयोजन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक सेल के अंदर से तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपके आएगा ही आएगा, किसी भी कंडीशन में, चाहे न्यूमेरिकल आए चाहे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, आएगा ही आएगा वो तो। ठीक है, सेलों के संयोजन की अगर अपन बात करते हैं तो पहली बात करेंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले डायग्राम बना देता हूं मैं। एक सेल ये हो गया, ज्यादा नहीं, चाहे आप कितने भी सेल जोड़ सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 सेल ही जोड़ता हूँ। ठीक है, डायग्राम काफी बड़ा हो जाएगा। ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, ये सेल आ गया, इसके साथ में एक और सेल जोड़ेंगे। ठीक है, और इसको जोड़ देंगे एक रेजिस्टेंस से। ये आर रेजिस्टेंस इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये पहला सेल है, ये फर्स्ट सेल है, ये सेल है फर्स्ट सेल, एक सेल ये जोड़ा है और दूसरा सेल ये जोड़ा है, ये सेकंड सेल है। ठीक है, तो इसका जो बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज होगा वो क्या होगा, E1, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इस फर्स्ट सेल का वो क्या होगा, स्मॉल r1 होगा। ठीक है, इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, स्मॉल r1 होगा, और इस बैटरी का जो वोल्टेज है, विभव है, वो विभव क्या होगा, E1 होगा। अच्छा, अगर अपन सेकंड सेल की बात करें तो सेकंड सेल के लिए क्या होगा, E2 और R2, इस तरह से होगा। ठीक है, अब देखिए आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आपने अभी हमें बताया था, अभी आपने ये बताया कि अगर आप सेल को किसी उपकरण से जोड़ते हो तो उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से जोड़ते हो, लेकिन यहाँ पर सेलों के श्रेणी क्रम की जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव से जोड़ रहे हो और सेल के पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर आप उल्टा क्यों कर रहे हो। तो मैंने आपको बताया भी था, वो कंडीशन आपको बताई भी थी कि रेजिस्टेंस के केस के अंदर और सेलों को जब जोड़ते हैं तो उस केस के अंदर क्या होता है, श्रेणी क्रम के लिए अलग कंडीशन होगी, समांतर क्रम के लिए अलग कंडीशन होगी। ठीक है, ये जोड़ने का तरीका अलग होगा, और ये क्यों होगा ये भी मैं आपको भी बताऊंगा। इसका रीजन क्या है, देखो आपको पता है, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव हो गया, ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव हो गया। करंट है, वो करंट फ्लो कैसे होती है, डिस्चार्जिंग कंडीशन के अंदर करंट फ्लो कैसे होती है, अनावेशित कंडीशन के अंदर धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जाएगी, करंट कहाँ जाएगी, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। तो ये इसका धनात्मक टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, करंट इस तरह से जाएगी, आई जा रही है करंट, फिर इधर आई आएगी, इधर भी आई करंट आएगी, इधर भी आई करंट आएगी, इधर भी आई करंट आएगी, इधर भी आई। अब देखिए आपको पता है धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रही है, अगर मैं इस सेल को उल्टा कर देता, अगर मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ता और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ता, तो धनात्मक से धनात्मक के अंदर करंट कभी जाती क्या, नहीं जाती ना। धनात्मक से धनात्मक टर्मिनल के अंदर नहीं जा सकती, धनात्मक से हमेशा किधर जाएगी, ऋणात्मक की तरफ जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से जोड़ा है। देखिए करंट जा रही है धनात्मक से, ये ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ जा रही है। अब ये देखिए वापस यहाँ से धनात्मक से निकल रही है करंट और वापस किधर जा रही है, ऋणात्मक की तरफ जा रही है। आई बात समझ में। इस तरह से अगर सेलों के श्रेणी क्रम को आप जोड़ते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगी, तो पॉजिटिव से निकलेगी और आपको जोड़ना कहाँ पे है, नेगेटिव की तरफ ही जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दोगे, तो पॉजिटिव टर्मिनल लगाओगे तो पॉजिटिव से करंट निकल रही है वापस पॉजिटिव की तरफ थोड़ी जाएगी, तो नेगेटिव की तरफ जाएगी ना, उस तरह से। ठीक है, तो ये करंट से आप इस कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर देखिए सबसे पहले फर्स्ट सेल की बात करते हैं, पहले सेल की बात करते हैं, तो पहले सेल के लिए मैंने मान लिया कि पहले सेल के लिए वोल्टेज कितना है, कि V1 वोल्टेज है, पहले सेल का वोल्टेज कितना है, V1 वोल्टेज। अच्छा, ये V1 वोल्टेज किसको प्रदर्शित कर रहा है पता है, यहाँ पर जो सेल है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, मतलब सेल क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। डिस्चार्ज हो रहे हैं तो क्या होगा, डिस्चार्ज कैसे होगा, जब रेजिस्टेंस है उसको आप सेल जब रेजिस्टेंस को वोल्टेज देगा, ठीक है, तो उसके कारण सेल क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो उस कंडीशन में तो सेल का जो वोल्टेज है वो V1 होगा, और यही इसका टर्मिनल वोल्टेज भी कहलाता है। ठीक है, V1 इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा सबसे, जब सेल डिस्चार्जिंग कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेल ये भी क्या है, डिस्चार्जिंग कंडीशन के लिए है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसका V2, इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। अच्छा, इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा,
ये आर रेजिस्टेंस है और आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना आ जाएगा, वी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कोई बिंदु ए और बिंदु बी मान लेता हूं, तो बिंदु ए और बिंदु बी के मध्य, ठीक है, ये जो पथ है, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, दोनों वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। हम जानते हैं कोई भी दो बिंदु ले लिया आपने, तो दोनों बिंदु किसी परिपथ में कोई दो बिंदु ले लिए, उन दोनों बिंदुओं के दोनों सिरों पर विभवों का मान क्या रहेगा, समान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु के दोनों तरफ इधर भी विभव का मान समान रहेगा, यहाँ पर भी विभव का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, V1 और V2 दो विभव है, तो V1 प्लस V2 ये किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, V के बराबर। ए और बी के बीच में ये भी पथ आ रहा है, ये भी पथ आ रहा है, और दोनों पथों के लिए विभवों का मान क्या रहता है, समान समान रहता है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये आ गई, V बराबर क्या आ गया, V1 प्लस V2। अच्छा, अब आपको पता है ओम के नियम से, एक तो हमें बताया कि ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। ठीक है, V बराबर आई आर आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अच्छा, इसके साथ में अगर अपन देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पर देखिए डिस्चार्जिंग कंडीशन की बात करेंगे, चार्जिंग कंडीशन की बात करेंगे, यहाँ पर डिस्चार्जिंग कंडीशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लगा रखे सेल वगैरह, ये लगातार क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तभी तो धारा है वो धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ गमन कर रही है। तो यहाँ पर है, यहाँ सेल अनावेशित हो रहे हैं, रहे हैं, और अनावेशन के लिए जो हमारे समीकरण निकाला था, वो समीकरण क्या था, V बराबर E1 माइनस आई, सॉरी, V बराबर E माइनस आई स्मॉल r, ये समीकरण हमने निकाला था। ठीक है, जब सेल है डिस्चार्ज कंडीशन में होगा, तो उसका वोल्टेज कैसे होगा, उसका वोल्टेज का जो इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन क्या होगी, समीकरण क्या होगी, E माइनस आई आर। ठीक है, ये समीकरण होगी। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए आपके पास में दो सेल दे रखे हैं, तो प्रत्येक सेल के लिए अनावेशन की कंडीशन के अंदर जो समीकरण बनेगा, वोल्टेज निकलेगा, उस वोल्टेज का मान निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेल की बात करते हैं, प्रथम सेल के लिए। तो प्रथम सेल के लिए क्या होगा, देखिए वोल्ट मीटर, इस पहले सेल का जो वोल्टेज है वो कितना आ रहा है, V1 आ रहा है, तो V1 आ गया बराबर, इसकी जो है ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कितना आ रहा है, E1 आ रहा है, तो E1 माइनस का माइनस आई आर वन, ये पहले सेल की इक्वेशन आ गई, इसको ले लिया समीकरण 3। इसी तरह से अगर अपन दूसरे सेल की इक्वेशन लेंगे, दूसरे सेल के लिए लेंगे, यहाँ पर जितने सेल होंगे उन सभी सेलों के लिए इक्वेशन आएगी अलग अलग। मैं यहाँ पर सिर्फ दो ही सेल ले रहा हूँ, क्योंकि ताकि ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, V2 और E2 माइनस आई R2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। चार इक्वेशन आ गई। अब देखो, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2, 3 और 4, समीकरण 2 से V का मान, 3 से V1 का मान और 4 से V2 का मान समीकरण 1 के अंदर रखना है। एक के अंदर क्या है, V1 भी है, V2 भी है और V भी है, तो हमें इन तीनों के मान रखने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2, 3 व 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2, 3 और 4 के मान समीकरण 1 के अंदर रखोगे तो कैसे रखोगे, ठीक है, कैसे रखोगे, देखो समीकरण क्या है हमारे पास में, V बराबर क्या है, V1 प्लस V2, तो V का मान कितना है, हमने कितना निकाला, V बराबर आई आर, ओम के नियम से निकाला हमने। तो यहाँ पर V की जगह क्या लिख लेंगे, आई कैपिटल आर बराबर V1 की जगह क्या लिखेंगे, देखिए V1 के लिए मान निकाला हमने, प्रथम सेल के लिए मान निकाला है, तो V1 बराबर क्या आएगा, E1 माइनस आई आर वन, तो V1 की जगह क्या आ जाएगा, E1 माइनस आई आर वन प्लस का प्लस V2 की जगह क्या आ जाएगा, E2 माइनस आई आर टू। ठीक है, 1 सेकेंड, देखना, तो आई आर बराबर हमारे पास में क्या आ गया, आई आर बराबर हमारे पास में आ गया E1 माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू।
इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो ये देखिए आई आर की कंडीशन में जो भी दे रखा है ना, आई आर है, आई आर वन है, आई आर टू है, इन सबको एक तरफ ले जाते हैं और ई वन ई टू है इसको दूसरी तरफ रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई वन ये भी पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव रखा है, यहाँ पर देखिए ई टू ये भी पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव रखा है ई टू। और बाकी देखिए आई आर वन है, इसको इधर लेके, तो यहाँ पर देखिए आर वन तो पहले से ही था हमारे पास में, आई आर वन ये देखिए नेगेटिव था, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव आई आर वन। ये देखिए ये भी नेगेटिव था, इसको भी इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आई स्मॉल आर टू ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आई करंट तो क्या है यहाँ पर सेम है, पूरे परिपथ के अंदर आपने देखा है, पूरे परिपथ में देखिए धारा है, धारा पूरे परिपथ में समान प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो करंट यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी, करंट के फ्लो में कोई करंट के मान में कोई चेंज नहीं होगा। करंट आई यहाँ पर कॉमन ले लिया हमने, अंदर क्या रहेगा आर प्लस स्मॉल आर वन स्मॉल आर टू बराबर क्या आ जाएगा, समीशन, समीशन नहीं है सॉरी ई है, ई वन प्लस ई टू। अब देखिए यहाँ पे आई है, आई को एक तरफ रख दिया और ये जो इसके गुणा में है इसको ले जाएंगे बट्टे में, तो क्या आ जाएगा ई वन प्लस ई टू बट्टा आर प्लस आर वन प्लस आर टू, ये हमारे पास में करंट आ जाएगी। इस परिपथ के अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है, इस परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होगी, जब आप सेलों को श्रेणी क्रम में रखते हो तो परिपथ के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा का मान हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि देखिए यहाँ पर ना E1 और E2, तो क्या होगा I बराबर क्या आ जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R यू का यू प्लस, देखिए R1 प्लस R2 है तो इसको क्या कर देंगे प्लस में R इक्विवेलेंट लिख लेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर जो ये ना R इक्विवेलेंट है ये किसको बता रहा है, R इक्विवेलेंट है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का जो आंतरिक प्रतिरोध है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध उसको प्रदर्शित करेगा। और ये ई इक्विवेलेंट है ये किसको बता रहा है, तुल्य विद्युत वाहक बल, ये ई किसको बताता है विद्युत वाहक बल को बता रहा है, तुल्य विद्युत वाहक बल को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से समीकरण आ जाएगा। यहाँ पर आप इस तरह से भी इसको कह सकते हो, जैसे कुछ पॉइंट है आपको ध्यान में रखना है। पहला पॉइंट ये है कि जब सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। सेलों को जब आप श्रेणी क्रम में संयोजित करते हो, श्रेणी क्रम संयोजन में देखिए हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध तो क्या होगा, ठीक है, जितने भी प्रतिरोध लगाए हैं उन सब प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। ये तो आपने निकाल चुके पहले प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। यहाँ पर अपन ने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किया तो उससे हमें ये पता चला कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो विद्युत वाहक बल है, परिणामी विद्युत वाहक बल, जितने भी ना सेल है उनके प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है उन विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। तो कह सकते हैं हम कि सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में परिणामी विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ, जो परिणामी परिणामी मतलब तुल्य, तुल्य विद्युत वाहक बल भी कह सकते हैं, परिणामी विद्युत वाहक बल, इसको ई इक्विवेलेंट से भी प्रदर्शित करता हूं। सेलों के विद्युत वाहक बलों के योग के तुल्य होता है। सेलों का जो विद्युत वाहक बल है, जितने भी विद्युत वाहक बल लगाए उनके योग के तुल्य होगा। अगर मान लो कि आपने n सेल लगाए, माना n सेलों के लिए, अगर आपने n सेल लगा लिए n सेलों के लिए,
n सेलों के लिए E परिणामी कितना आएगा, E1 प्लस E2 प्लस डैश 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 करके और En, ये आ जाएगा E परिणामी। n सेलों के लिए E परिणामी इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और n सेलों के लिए इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, आंतरिक प्रतिरोध आ जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश 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 प्लस Rn। अर्थात ये बता रहा है आपको कि जब आप सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हो तो उसके प्रतिरोधों का तो योग होता ही है, प्रतिरोधों को तो श्रेणी क्रम में आप जोड़ते ही हो, ठीक है, प्रतिरोधों का तो योग हो ही रहा है, लेकिन साथ में ही जो इनके विद्युत वाहक बल है उनका भी क्या होता है, योग होता है। आई बात समझ में, ये इसको इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे करेंगे।